हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 3 करेंगे। अब तक हम लोगों ने इसके दो पार्ट्स कवर किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, उसमें वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 के बारे में डिस्कस किया था। वर्ल्ड वार 1 के क्या क्या मेन कॉजेज थे और उसका इफेक्ट जर्मनी पे क्या पड़ा, कैसे पड़ा, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसके सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक को डिस्कस किया और इफेक्ट्स ऑफ द वॉर को डिस्कस किया। अब हम लोग आज इसका पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में आज का टॉपिक है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। हम लोग आज के इस टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से जर्मनी में चीज़ें चेंज होने लगी और जो भी सर्कमस्टांसेस था वो कैसे वाइमर रिपब्लिक के अगेंस्ट में बिल्डअप होता चला गया और इसका इफेक्ट कैसे हिटलर को वहाँ राइज करने में हुआ, उसको कैसे ये सारा सपोर्ट सिस्टम डेवलप होता चला गया और कैसे वाइमर रिपब्लिक उस जर्मनी में डिस्ट्रॉय होता चला गया। The birth of the Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the Spartist League of the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia. जर्मनी में द स्पार्टिस्ट लीग ने उसी तरीके से मूवमेंट स्टार्ट कर रखा था जैसे कि रसिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था। रसिया का बोल्शेविक रेवोल्यूशन अक्टूबर 1917 वाला बहुत फेमस है। तो द बोल्शेविक्स या द रेड्स एक ही नाम है और इस क्रांति का जनक व्लादिमीर लेनिन थे और व्लादिमीर लेनिन ने रसिया में जार का जो मोनार्की सिस्टम वर्क कर रहा था उसके अगेंस्ट इन्होंने फाइट किया था और जो कैपिटलिस्ट वहाँ बिल्डअप होते चले जा रहे थे, रिच और ज़्यादा रिच होते जा रहे थे, उसके अगेंस्ट उन्होंने ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन किया। उनकी इस पार्टी को द रेड्स बोला जाता था और बाद में यही द रेड्स यानी द बोल्शेविक्स बाद में द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन बना। रशियन सोसाइटी में जो रेवोल्यूशन हुआ वो द रेड्स और द वाइट्स के अगेंस्ट में हुआ। द रेड्स के फेवर में बोल्शेविक्स थे और द वाइट्स के फेवर में मिलिट्री के लोग थे। वाइट के सपोर्ट में मोनार्की के लोग थे, उनके ग्रुप्स थे और वाइट के सपोर्ट में पूरे फॉरेन कंट्रीज थी, साथ में यूएसए भी थी। यूएसए की भी गवर्नमेंट भी द वाइट्स को सपोर्ट कर रही थी रसिया में। इन तीनों के ग्रुप को द वाइट्स बोला गया और व्लादिमीर लेनिन जिस टीम को लीड कर रहे थे, जिस सिस्टम को लीड कर रहे थे वो बोल्शेविक्स बोला गया, इनको द रेड्स बोला गया। बाद में द रेड्स ने ही यानी बोल्शेविक्स ने ही इस रेवोल्यूशन को किया। अक्टूबर 1917 का ये रशियन रेवोल्यूशन द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के नाम से भी फेमस है और द बोल्शेविक्स ही रसिया में आगे जार के मोनार्की सिस्टम को समाप्त किए। लास्ट जार का नाम था निकोलस II और इस तरीके से रसिया में जार की व्यवस्था जो थी, राजकीय व्यवस्था, मोनार्की सिस्टम, वो डिमोलिश हो गया। पहली बार द बोल्शेविक्स ही द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन बने और यही रशियन रेवोल्यूशन है। इस पॉइंट में यही बोला गया कि जर्मनी में द स्पार्टिस्ट लीग बोल्शेविक रशियन क्रांति की तरह ही यहाँ पर जर्मनी में लीड कर रहे थे और वैसे ही व्यवस्था चाहते थे जर्मनी में। सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वेर एस्टैब्लिश्ड इन मेनी सिटीज। जर्मनी के बहुत सारे सिटीज में वर्कर्स और सेलर्स का यूनियन एस्टैब्लिश किया गया। देयर डिमांड वाज सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। इनका डिमांड सोवियत स्टाइल गवर्नेंस का था, जैसे कि सोवियत यूनियन में यानी यूएसएसआर, आज का रसिया और पुराना समय का यूएसएसआर, इसमें बोल्शेविक्स ने जिस तरीके से रेवोल्यूशन किया और वहाँ पे जार मोनार्की सिस्टम को, निकोलस II को उनके पोजीशन से हटाया और वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी इस्टेब्लिश किया, बिल्कुल उसी तरीके से ये द स्पार्टिस्ट लीग या सोवियट्स ऑफ वर्कर एंड सेलर्स जर्मनी में सिस्टम को चेंज करना चाहते थे। Those opposed to this, such as the socialist, Democrats and Catholics, met in Weimar to give shape to the democratic republic. अब ये जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग जर्मनी में स्टार्ट हो रहा था जिसको द स्पार्टिस्ट लीग
स्टार्ट किया था उसको, उसके अगेंस्ट में कौन थे? तो उसके अगेंस्ट में सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स थे। ये एक्चुअली वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे और ये बिल्कुल इनके टारगेट में आ गए, द स्पार्टिस्ट लीग के। द वाइमर रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वार वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। वाइमर रिपब्लिक ने फ्री कॉर्प्स वेटरन्स सोसाइटी का हेल्प लिया। ये वेटरन्स कौन थे? तो वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हुए सभी ऑफिसर्स ग्रेड के लोग थे जो बाद में रिटायर हो गए थे, लेकिन अभी भी जर्मनी को वो पुराना प्राइड ऑनर दिलाने का कोशिश कर रहे थे। तो ये सब लोग वो वेटरन्स थे, वार वेटरन्स थे, और उन लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन था, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम फ्री कॉर्प्स था। और इसके सहयोग से वाइमर रिपब्लिक ने इस स्पार्टिस्ट लीग के रेवोल्यूशन को डेमोलिश किया, क्रश किया। द एंग्विश्ड स्पार्टिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। द स्पार्टिस्ट लीग जब क्रश्ड हो गई वाइमर रिपब्लिक के थ्रू, तो उन्होंने बाद में द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी नाम से एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाया। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler। जर्मनी में ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे द स्पार्टिस्ट लीग यानी रेवोल्यूशनरी आइडियाज वाले लोगों को की बात हो रही है, और सोशलिस्ट का मतलब द वाइमर रिपब्लिक्स की बात हो रही है। तो इस तरीके से कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट थे, और ये दोनों मिलकर भी हिटलर को रोकने का कोई कॉमन कारण नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि इनके विचार आपस में नहीं मिलते थे। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वॉज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। और ये पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन बढ़ता चला गया, यानी कि राजनीतिक ध्रुवीकरण, पॉलिटिकली लोग एक दूसरे के अगेंस्ट और सपोर्टर होते चले गए, और ये रेडिकलाइजेशन खासकर वाइमर रिपब्लिक के अगेंस्ट होता चला गया, बढ़ता चला गया, फॉरेन पावर्स के अगेंस्ट होता चला गया, बढ़ता चला गया। तब ये और ज़्यादा बढ़ता चला गया जब फूड क्राइसिस यानी इकोनॉमिक क्राइसिस, तब ये और ज़्यादा बढ़ गया जब इकोनॉमिक क्राइसिस 1923 स्टार्ट हुआ। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से जर्मनी बिल्कुल इकोनॉमिकली लॉस में चला गया। जर्मनी had fought the war largely on loans and had to pay war reparations in gold। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हारने के बाद अपने जितने भी वॉर रिपरेशंस था, वॉर रिपरेशंस का मतलब युद्ध क्षतिपूर्ति, तो वॉर के बाद अब उसको जो कुछ भी पेमेंट करना था फॉरेन कंट्रीज को, वो गोल्ड में पेमेंट करना था। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम रिसोर्सेज वेयर स्कार्स। इसकी वजह से जर्मनी का गोल्ड रिजर्व बहुत तेजी से डिप्लीट हुआ, कम हुआ, और उसके रिसोर्सेज भी बहुत तेजी से खत्म होने लगे। In 1923, Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area Ruhr to claim their coal। जर्मनी ने वार रिपरेशन अमाउंट गोल्ड में पे करने से मना किया, तब फ्रांस ने जर्मनी के इंडस्ट्रियल एरिया, कोल इंडस्ट्रियल एरियाज को, रूर लैंड को कैप्चर कर लिया। जर्मनी रिटेलिएटेड विथ पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। अब जर्मनी इसमें पैसिव रेसिस्टेंस किया। पैसिव रेसिस्टेंस का मतलब उसने कोई थ्रेट या कोई वॉर वाली बात नहीं की, लेकिन उसने दूसरे तरीके से इसका जवाब देना उचित समझा, और उसने अपने पेपर करेंसी मार्क को छापना स्टार्ट किया। जर्मनी के पास अब गोल्ड रिजर्व नहीं था, ये पूरी दुनिया जान रही थी, और इस तरीके से जर्मनी अब पेपर करेंसी छापना स्टार्ट कर दिया। तो बिना गोल्ड रिजर्व के पेपर करेंसी छापने से उस कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, महंगाई बढ़ती चली गई, वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी। उस देश के करेंसी मार्क पे अब फॉरेन कंट्रीज का भरोसा कम हो गया। विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। बहुत ज़्यादा जर्मन करेंसी मार्केट में आ गया
और उसकी वजह से जर्मन करेंसी का वैल्यू फेल हो गया, यानी कि डाउन हो गया, घट गया। इन अप्रैल द यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। अप्रैल मंथ में 24,000 मार्क्स था, यानी 24,000 मार्क्स इक्वल टू 1 यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं। तो जुलाई में ये बढ़कर 3.53 लैक्स हो गया। अगस्त में ये अमाउंट बढ़कर 46.21 लैक्स हो गया 1 यूएस डॉलर के, और दिसंबर में ये बढ़कर 988.60 लैक्स हो गया 1 यूएस डॉलर के, और बाद में ये फिगर बढ़ता चला गया, ट्रिलियंस तक चला गया। और इस तरीके से जर्मन करेंसी की वैल्यू इतना डाउन हुई कि उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो चली गई, इतना ज़्यादा घट गया कि उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रही। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स्ड, प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीज्ड। जैसे जैसे जर्मन करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती चली गई, वैसे वैसे गुड्स और खासकर फूड आइटम्स का वैल्यू, उसका मार्केट प्राइस इंक्रीज होता चला गया। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। इस क्राइसिस को, जिस क्राइसिस में जर्मन करेंसी बहुत तेजी से कोलैप्स हुई, इस क्राइसिस को हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फेनोमिनली हाई। इसमें हम लोग ये बोलेंगे कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, अत्यधिक महंगाई, जिससे कि लोगों के परचेजिंग कैपेसिटी के बिल्कुल बाहर जाने लगा। इवेंचुअली द अमेरिकन्स इंटरवेंड एंड बेल्ड जर्मनी आउट of the crisis by introducing the Dawes Plan, which reworked the terms of reparation to ease the financial burden on Germans। बाद में अमेरिकन्स ने डॉज प्लान को इंट्रोड्यूस किया, और डॉज प्लान की वजह से क्या हुआ कि वॉर रिपरेशंस, यानी कि वॉर की वजह से जो आसपास के देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में लॉस हुआ था, उसी की बात हो रही है, युद्ध क्षतिपूर्ति। तो उस वॉर रिपरेशन के टर्म्स कंडीशंस को इजी करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक नया प्लान लाया, डॉज प्लान बोला गया, और इस प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया, और जिससे जर्मनी को इस हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प की। आइए, ये तो मेन पॉइंट्स था, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, जिससे कि पता चले कि कैसे पॉलिटिकली उस कंट्री के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी राइज की, और इससे उस कंट्री के अंदर जो पहले से डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट और कैथोलिक्स से नफरत कर रहे थे लोग, उसमें एक और ग्रुप का नाम जुड़ गया। और अब हम लोग थोड़ा इसका डिटेल देखते हैं कि डॉज प्लान क्या था। तो ये 16 अगस्त 1924 को इंट्रोड्यूस हुआ। इसके मेन चेयरमैन थे चार्ल्स जी डॉज। बाद में उनके इसी प्लान के वर्क की वजह से उनको 1925 में ये प्लान इंट्रोड्यूस किया गया 1924 में, और उनके इस वर्क की वजह से 1925 में उनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। इस डॉज प्लान के मेन पॉइंट्स क्या थे? फर्स्ट, द रूर एरिया वाज टू बी इवैक्यूएटेड बाय फॉरेन ट्रूप्स। जर्मनी के रूर एरिया, जो कि कोल एरिया था, कोल माइनिंग का एरिया था, जिसको फ्रांस ने कैप्चर कर लिया था, उसको खाली करा दिया गया, वापस फिर से जर्मनी को हैंडओवर कर दिया गया। रिपरेशन पेमेंट्स वुड बिगिन एट 1 बिलियन मार्क्स द फर्स्ट ईयर, इंक्रीजिंग टू 2.5 बिलियन मार्क्स आफ्टर 5 ईयर्स। और वॉर रिपरेशन अमाउंट जो था वो 1 बिलियन मार्क्स से स्टार्ट किया गया। पहले 5 साल 1 बिलियन मार्क्स देने थे जर्मनी को, फॉरेन कंट्रीज को, और 5 ईयर के बाद उनको 2.5 बिलियन मार्क्स ईच ईयर पे करना था। द रिच बैंक वुड बी रीऑर्गेनाइज्ड अंडर अलाइड सुपरविजन। अलाइड पावर्स के सुपरविजन में जर्मनी के रिच बैंक को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया, ताकि जर्मनी में बैंकिंग सिस्टम फिर से लाइन पे आ सके। The sources for the reparation would include transportation, excise and custom duties। जो भी वार रिलेटेड रिपरेशन था, यानी युद्ध क्षतिपूर्ति पे करना था जर्मनी को, फॉरेन कंट्रीज को, उसमें ट्रांसपोर्टेशन टैक्स भी शामिल किया गया, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी भी शामिल किया गया।
एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है या एक्साइज टैक्स का मतलब होता है कि उस कंट्री के अंदर जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं, मैन्युफैक्चरर पे उसके लिए टैक्स अप्लाई किया जाता है। और कस्टम ड्यूटीज उसको बोलते हैं जब कोई टैक्सेबल गुड किसी फॉरेन लोकेशन में अपने टारगेट लोकेशन पे जाके सेल होने वाला है, तो वहां पे उसको उस बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए बॉर्डर टैक्स जो देना पड़ता है उसी को कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज को भी अप्लाई किया गया और इन सारे टैक्सेस को कलेक्ट करके भी वॉर रिपरेशन में काउंट किया गया, जो पहले नहीं था। Germany would be loaned about $200 million primarily through Wall Street bond issues in the United States। यूएसए के पहल पे, यूएसए के वजह से जर्मनी को $200 मिलियन का लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ और इसकी वजह से जर्मनी में जो ये हाइपर इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन था वो कंट्रोल हो गया। जर्मनी का इकोनॉमी वापस से फिर से धीरे धीरे सिस्टमैटिक होने लगा और इससे जर्मनी को बहुत फायदा हुआ। तो ये टेम्पोररी व्यवस्था थी जो जर्मनी को इस हाइपर इन्फ्लेशन वाले सिचुएशन से बाहर निकालने में यूएसए ने हेल्प किया। मेरे नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल और इस लिंक के बारे में बताइए। थैंक यू।